बिहार के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज साहू और इस एपिसोड के माध्यम से हम बिहार के वो स्वर्णिम इतिहास के बारे में जानेंगे। नालंदा से लेके आज तक के सफर में बिहार ने जो कुछ भी झेला है वो आपके सामने है, पर वो इतिहास को जानना भी उतना ही जरूरी है। तो इसी इतिहास को जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे नमन मिश्रा, जो राजनीति की भी गहरी समझ रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं। आज हमारे साथ हैं पंचनामा के होस्ट नमन मिश्रा जी। तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे बिहार के उस इतिहास के बारे में। आज हमारा पूरा फोकस एजुकेशन पे होगा कि बिहार का कैसे वो उस मगध यूनिवर्सिटी से लेके आज तक का इतिहास का रहा है एजुकेशन सिस्टम में। तो सबसे पहले तो धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए। धन्यवाद आपको दर्शकों को भी। तो सर सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बिहार जो पहले था और अभी जिस भी हाल में है वो हम सबको ज्ञात है। तो आखिर क्या ऐसा हुआ कि जो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो बिहार में होता था, आज हम लोग यहाँ इस हाल में पहुंच गए? मतलब इसका रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें शुरुआत वहां करनी होगी कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। अगर आप बौद्ध विहारों के बारे में जानते होंगे, आपके दर्शक जानते होंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि जो बौद्ध विहार थे उनका मकसद क्या था। बौद्ध विहार मतलब एक जगह होता है जहाँ जो राही हैं रुक सकते हैं, रुक के ठहर सकते हैं, जो धूप है या सड़क की जो परेशानियां हैं, थकान है, उसको मिटा सकते हैं, पानी वानी पीकर फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो बिहार का मुख्य नाम जो है वो उस बौद्ध विहार से ही पड़ा। और बिहार में जो विहार उस समय विहार जो हुआ करते थे, वहां रुकते कौन थे? वो छात्र जो पूरी दुनिया से आते थे और बिहार में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। बिहार में कई बड़े प्राचीन विश्वविद्यालय थे जिनके बारे में आप भी चर्चा कर रहे हैं। इनमें से नालंदा का विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जहां चीन, यूनान, मिस्र, मेसोपोटामिया, विश्व के अलग अलग जगहों से बच्चे आते थे, पढ़ते थे। और बच्चे ही नहीं, आपको ये जानकर और चौंकाएगा ये बात कि बड़े बड़े लर्नेड जो कि अपने जगह पे स्कॉलर्स कहे जाते हैं, महाज्ञानी कहे जाते हैं, शल्य चिकित्सा में हो, साहित्य में हो, पूरे विश्व के ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में जानकारी उनकी इकट्ठी करनी हो, बस सब कुछ बिहार में उपलब्ध था। और वो वहां से आते थे, वहां अपनी भाषा को त्याग कर यहाँ की भाषा ग्रहण करके वो सीखने की प्रक्रिया शुरू करते थे। और शुरुआत हमने बिल्कुल पांडुलिपियों और इन सब चीजों से की थी, क्योंकि हम गंगा के किनारे बसे हुए थे। ये आइडियल सिचुएशन है जहां पर बैठकर शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। और इसके अलावा हमारे पास नालंदा में 7 बड़े पुस्तकालय थे, जिन पुस्तकालयों में शल्य चिकित्सा से लेकर राजनीति, फिर जीवन दर्शन, धर्मों का उद्गम कब हुआ था, अलग अलग धर्मों के उद्गम के बारे में पूरी कहानी, ये सब कुछ उपलब्ध था। और जो अगर तेजी से इसे बताऊं आपको, तो ये सब कुछ मध्यकाल के बीच में बिहार का जो गौरव था, खासतौर पे शून्य की रचना और इन सब चीजों के बाद चाणक्य के आगमन, गौतम बुद्ध के आगमन, इन सब के बाद बिहार एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया था जहां शिक्षा मूलतः जो प्रबुद्ध मुसलमान परिवार थे मुगल काल के, उन तक ही सीमित रह गया था। लेकिन इसे आम जनों तक, विश्व के बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। ऐसे तो विश्वविद्यालय बहुत थे, नाम याद रखना संभव नहीं है, इसलिए मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वर्जासन विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये सारे विश्वविद्यालय जो मध्यकाल में बहुत फेमस थे। और इन्हें पढ़ने के लिए ये कैसे वेरीफाई हो पाता है? आप सोच रहे होंगे कि ये बातें मैं कह दूं, कोई कह दे तो कैसे कोई मान लेगा? ये इसलिए वेरीफाई होते हैं कि जो ट्रैवलर्स थे, खासतौर पे चाइनीज ट्रैवलर्स जो थे, दे हैव अ स्क्रिप्चर। उनके यहाँ आज भी उनके इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उनके साहित्य का हिस्सा है, जिसमें वो जब घूमने आते थे तो वो यहाँ के बारे में वर्णन करके चले जाते थे। और वो चीजें आज भी उनके अभिलेखों में लिखी हुई हैं कि भाई फलाना जब वहां से घूमने आए तो वो बिहार आए, बिहार आने के बाद उन्होंने यहाँ ज्ञान दर्शन अर्जित किया विभिन्न अलग अलग फील्ड्स में। जैसे कोई वहां से आया आध्यात्म की ओर मुड़ा, कोई आया शल्य चिकित्सा सीख कर गया। यहाँ तक कि मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपके दर्शकों को बहुत अचंभित भी करे और मजा भी आए इसको सुनकर। अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक बहुत बड़ा शासक था। मैंने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी की है, घुमक्कड़ के एक शो के दौरान मैंने ये सब कुछ समझाया था कि वो जब बिहार आया तो वो लूटते हुए पूरे साम्राज्यों को अलग अलग जगहों से लूटता हुआ मगध साम्राज्य में पहुंचा। और जब वो बिहार आया तो उसको पता चला कि बिहार में शिक्षा को लेकर इतना ज्यादा मतलब लोगों में जागरूकता है कि पूछो ही मत। मतलब पूरे विश्व से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। तो चूंकि उनकी एक ऑलरेडी इस्लामिक जो
जो थ्योरी थी उसके आधार पर कुछ अगर सही नहीं बैठता था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इस्लामिज्म जो आज है, जो लोग फॉलो करते हैं वो नहीं, वो एक पुरानी जो नहीं एक एग्रेसिव इस्लामिस्ट नेचर था। उस दौरान वो कई राज्यों में कई देशों में जाकर आक्रमण करते थे, वहाँ की संस्कृतियों पर अपना प्रभाव छोड़कर जाते थे। उस दौरान वो बिहार आए और बिहार जाकर गंगा के किनारे ही ठहरे। और आपको याद होगा गंगा में के किनारे पटना में हाजीपुर में सोनपुर जगह है जहाँ पे आज भी पशु मेला लगता है। तो वहां पे पशुओं को उन्होंने खरीदा, बेचा अपने पुराने पशुओं को, और वहां से फिर आगे चढ़ के पूरे मगध को कब्जे करने के जब सेंस में आगे बढ़े तो उनको एक चोट लग गई युद्ध के दौरान, और उस चोट का कारण इतना हावी हुआ उन पर कि वो इतने बीमार हो गए कि बेड रिडन हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को ये कहा कि जाओ मेरे लिए इलाज खोज के लाओ, ये बेहतर, मैं जिस बीमारी से ग्रसित हूं उसका इलाज कहाँ हो सकता है। वो हर जगह गए उनके सैनिक। एक तरफ उनके मिशनरी सैनिक थे जो लगातार सब कुछ तबाह कर रहे थे, संस्कृति वहां की तबाह कर रहे थे, और जो इस्लामिक स्टेट है वो इन्फोर्स कर रहे थे। ये सब कुछ हो रहा था। इस दौरान नालंदा पहुंचने के दौरान, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर घुसने के बाद जो 7 पुस्तकालय हैं उन पुस्तकालयों को आग लगा दी गई। और वहां आचार्य कुणाल थे। आचार्य कुणाल तक जब ये बातें पहुंची कि भाई ये अलाउद्दीन, ये जो खिलजी है ये पहुंच गए हैं और ये तबाह करना चाह रहे हैं आसपास के जो सभ्यताएं हैं उनको, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये उनका काम है, हमारा काम कुछ और है। उसी बीच जो दूसरे सैनिकों का हिस्सा था जो इलाज खोज रहे थे वो आचार्य कुणाल तक पहुंचे। आचार्य कुणाल तक जब वो पहुंचे तो उन्हें पता चला कि शल्य चिकित्सा और इन सब चीजों में बहुत निपुण है और यहाँ पे सब चीजों का इलाज हो जाता है। तो जब वो उन तक पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास इलाज है, आप अपने राजा से, अपने जो शासक है उनसे मेरी मुलाकात करवाइए। दिस वॉज हैपनिंग वाइल नालंदा के जो 7 बड़े टावर्स थे जो आपने शायद मुझे लगता है कि लॉर्ड ऑफ रिंग्स में सुने होंगे या जो पुरानी गाथाएं हैं वो में सुना होगा, वैसे उससे बड़े बड़े यहाँ पे टावर्स थे और वो लगातार जल रहे थे। 6 महीने तक वो पुस्तकालयों की आग जलती रही थी और दूर दूर के जो आसपास के लोग थे वो देखते थे कि धुएं का अंबार उठ रहा है। तो समझिए सब कुछ हमने खो दिया वहां पे, लेकिन फिर भी जो हमारे समावेश की जो हमारी सभ्यता थी, हम लगातार स्टूडेंट्स को, शिक्षकों को, सबको बुलाकर अपने यहाँ सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे, वो सब कुछ एक बार समाप्त हो गया। लेकिन इसके बावजूद आचार्य कुणाल ने खिलजी की बीमारी समझी और खिलजी से मुलाकात करके उन्होंने उन्हें दवाई, एक लेप दिया जो हमारे आयुर्वेद में उपलब्ध है, जिसकी वजह से वो ठीक हो सकते थे। जो सॉर्ड वुंड उन्हें लगा था हाथ में वो ठीक हो सकता था। तो उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी चीजें जो इस्लामिक पद्धति से फॉलो नहीं करती हैं और आयुर्वेद से है मैं उन्हें नहीं मान सकता। मेरे इस्लामिक जो शरिया कानून के तहत होगा वही इलाज मैं करा सकता हूँ। तो आचार्य कुणाल ने क्या किया, उनकी जो किताब थी जो मुसलमान पढ़ते हैं, जो उनकी धार्मिक किताब है कुरान, उसके पन्नों में उन्होंने वो लेप लगा दिया। और आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी किताब आप पलटते हैं पन्ने तो चिपक जाते हैं, तो अक्सर आप जीभ से सटाकर उसे पलटते हैं पन्नों को। तो आचार्य कुणाल ने जो पेस्ट लगाया था वो लगातार उनकी जीभ पर जाता रहा, वो जो दवाई लगा दी थी उन्होंने उस कुरान में। तो पलटते पलटते पन्नों में उनका इलाज होता गया, अंततः वो बहुत ठीक हो गए। और जब वो ठीक हो गए तो फिर वो नालंदा जाना चाहे, वो जानना चाहे कि आखिर ऐसी इलाज कहाँ पद्धतियाँ हैं, ये जो पढ़ाई की पद्धति है, ये जो चिकित्सा की पद्धति है, ये आखिर बिहार में कैसे आ गई, इतना डेवलप कैसे हो गया। हम पूरे विश्व से घूम कर आ रहे हैं, इतना डेवलपमेंट कहीं नहीं है, एजुकेशन को लेकर, ह्यूमन नेचर्स को लेकर, मानवीय बीमारियों को लेकर, और ये ऐसे कैसे ठीक कर सकते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो अंतिम जो कहा जाता है कि उस 7 पुस्तकालयों में से एक पुस्तकालय जिसकी धुआं जिसका थोड़ा सा रह गया था वो उन्हें नजर आया और उन्हें वाकई रियलाइज हुआ कि कितनी बड़ी गलती उनसे हो गई। आज भी आपको याद होगा बख्तियारपुर जो जगह है वो बख्तियार खिलजी के नाम पर ही है। हाँ, वही पूछने वाले थे कि अभी भी बिहार में वो शहर क्यों है, जब इतना ही बुराई था उसमें तो अभी भी शहर है वो। एरिया में आप देखिएगा तो हर तरफ मुगल यहाँ आए जरूर, लेकिन यहाँ रह गए। और जो शिक्षा पद्धति सबसे पहले ब्राह्मण कुलीन बच्चों में रह गई थी, फिर वो मुगल काल के दौरान जो मध्यावधि था समय, उस दौरान जो बड़े मुसलमान परिवार थे उन तक सीमित रह गई थी, उसे व्यापक तौर पर बढ़ाया गया। लेकिन ये मैं जब कह रहा हूँ इतनी अच्छी बातें, तो साथ में ये भी कहूँगा कि ये सब कुछ तब समाप्त हो गया जब बिहार के लोगों ने शिक्षा को छोड़कर अन्य चीज़ों पर ध्यान अपना बढ़ाया। और बिहार में जो एक तरह से कहा सकता है कि बड़ी पैदावार हो रही थी शिक्षा की, पूरे विश्व से लोग आकर सीख रहे थे, वो खत्म होकर हम इस चीज के लिए जाने गए
बिहार विश्व को सबसे ज्यादा लेबर फोर्स प्रोवाइड करेगा, लेबर फोर्स जिसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं, आवश्यकता जिसकी नहीं होती है, जो कुछ नहीं कर सकता है, कहा जाता है कि वो लेबर बन जाता है। और आज बिहार से सबसे ज्यादा लेबर्स प्रोवाइड होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूं कि कोई जानवर अगर वो शुरू से ही अगर मांस भक्षण करता रहा है तो आप कितना भी उसका डीएनए बदल दें, उसके पैटर्न को बदल दें, आप उसे घास खिलाकर जीवित रख सकते हैं आने वाली 3-4 पुश्तों तक। बिहार में आज भी सबसे ज्यादा आईएएस की पैदावार है, सबसे बड़े डॉक्टर, निपुण डॉक्टर्स, और जो साहित्य से लोग आते हैं, चाहे पंकज त्रिपाठी हो या मैं बहुत नाम ले सकता हूँ, भिखारी ठाकुर हो, कालांतर में एक से एक बड़े नाम रहे हैं, ये सारे लोग बिहार से आए हैं। आज भी आप टॉप 10 अगर देश के आईएएस ऑफिसर्स का नाम लेंगे, वो सारे बिहार के ही हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, जहां एक तरफ हम बहुत गर्त में हैं शिक्षा को लेकर, वहीं दूसरी तरफ हम इतना एडवांस्ड हैं कि हमारे बच्चे बिना प्राथमिक शिक्षा के, बिना शिक्षा व्यवस्था के, बिना निपुण स्कूलों के, बिना जो कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन के भी खुद से पढ़कर वहां तक पहुंच पाते हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट जरूर है, लेकिन ये बिहार की सच्चाई है। पर ये है ना कि बिहार इतने आईएएस देने के बाद, इतने सारे बड़े बड़े लोग देने के बाद भी आज इस हाल में, इसका क्या जीव है? यू से दिस लाइक दैट कि बिहार इस हाल में है, तो लगता है कि बहुत खराब है बिहार का हाल। बिहार का हाल उतना भी खराब नहीं है जितना हम आप शायद किसी क्लोज कन्वर्सेशन में बता दें। बिहार में आज भी सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स पैदा हो रहे हैं और वो कभी खत्म नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि बिहार में चीजें अच्छी भी हो रही हैं। देखिए, हम इसे राजनीति से जोड़े बिना नहीं समझा पाएंगे बिहार में गलत हुआ कहाँ। देखिए, बिहार में एक कास्ट का डिवीजन शुरू से रहा है। सामंतवादी विचारधाराएं बिहार में हमेशा हावी रही हैं। उन्हें समाप्त करने के लिए जो अलग फोर्सेस आई, वो भी जस्टिफिकेशन नहीं कर पाई। और आज भी बिहार में सरकारें बदलती और बनती केवल जाति के आधार पर है। तो आप ना चाहते हुए भी शिक्षा से भी उसे हटा नहीं सकते। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो शुरू में गुरुकुल व्यवस्था थी, उसमें ब्राह्मणों के बच्चों को पढ़ने की इजाजत थी। बाद में उसे बहुत ब्रॉडर बनाया गया और उसमें बाकी समाज के लोगों को भी समन्वित करने की कोशिश की गई। लेकिन ये कभी भी जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उस पर फॉलो नहीं कर पाए। आज भी वेद विद्यालय बिहार में बहुत सारे हैं। मैं एक वेद विद्यालय तो जानता हूं जो कि बिहिया में है, जो कि जिसके बच्चे जाते हैं बनारस, काशी, और वो फिर बेंगलोर तक जाते हैं। संस्कृत में पढ़ाई पूरी होती है और वो फिर बड़े बड़े मंदिरों में पढ़ के वो बच्चे वहां जाकर जो पुजारी हैं उनका काम करते हैं। इसके अलावा बिहार में आईटीआई का जाल फैला हुआ है। सबसे ज्यादा ग्रुप डी और ग्रुप ई जो होते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग, वो हमारे यहाँ से टेक्निकल नॉलेज लेके जाते हैं। इसके अलावा आप देश में किसी भी जगह पर अगर कोई भी कंपटीशन कराइए तो सबसे ज्यादा बिहार के लोग फॉर्म भरते हैं और यही वहां चुने भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, हम अगर नालंदा के विश्वविद्यालय को जानते हैं तो हम चरवाहा विद्यालय भी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आज बिहार के कई स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि शिक्षक स्कूल में केवल इसलिए आते हैं कि आराम कर सकें, और छात्र इसलिए आते हैं कि उन्हें मध्याह्न भोजन जो है वो उपलब्ध हो जाए। 10वीं पास करे तो एक साइकिल मिल जाए और पोशाक वगैरह मिल जाए। तो ये सारी चीजें जानते हुए बिहार में प्राइवेट स्कूल्स का भी एक तगड़ा नेटवर्क है जो बहुत अच्छी पढ़ाई एजुकेशन देता है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। महीने में 7 से 15 हजार रुपए की फीस आप 4थे-5वें क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए देते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे एक शब्द में अगर आप जानना चाहें कि कहाँ गलती हो गई, तो मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों को सरकार चुनकर बनाया गया कि आप अब इस प्रदेश की जो भुखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, उसको समाप्त करें, या एटलीस्ट जो पुराना गौरव था वहां नहीं पहुंचा सके तो एटलीस्ट कुछ तो ऐसा कीजिए कि चीजें ठीक हो जाए। उन लोगों ने दे डिडंट हैव द, या तो मोरल उनके पास उतनी ताकत नहीं थी या पॉलिसी पैरालिसिस थी। उन्होंने कोशिश किया, हुआ नहीं उनसे। तो ये चीजें होती रही हैं, सरकारें बदली हैं, बट जो एक कहा जा सकता है कि ब्रूट फोर्स जिसकी आवश्यकता पड़ती है चीजों को बदलने के लिए, दैट वाज नेवर सीन। आज का एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा कि ये सब कुछ बोलते हुए आज का एक अपडेट दे दूं कि तेजस्वी यादव जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बने हैं 10 दिनों पहले, उन्होंने एक अच्छी बात कही। हालांकि वो बातें बहुत सारी कह रहे हैं लेकिन कुछ जमीन पर उतर नहीं पा रहा है। उसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं है, उनके पास पूरी ताकत नहीं है। हो सकता है कि उनके पास भी वो मोरल कंपस ना हो वहां पहुंचने का। लेकिन आज उन्होंने एक बात कही कि बिहार के हर जिले में हम एक मॉडल स्कूल बनाएंगे
जो कि दिल्ली, तेलंगाना, इन सब जगहों के हिसाब से, स्कूलिंग के हिसाब से, जो कि अच्छी स्कूलिंग कही जाती है दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी होती है, वहाँ के बारे में स्टोरीज कवर हुई हैं, अच्छा बच्चे कर रहे हैं वहाँ पे पढ़ के, और वो करने की कोशिश यहाँ की जा रही है। लेकिन कालांतर में मैं आपको बता दूं कि चाहे सरकार लालू यादव की रही हो, नीतीश कुमार की रही हो, किसी की रही हो, हर बार शिक्षा के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ है। लेकिन उस आंदोलन को जिस नेता ने किया है, उसी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को के आगे तिलांजलि कर दी उस आंदोलन की। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास था रालोसपा के, जो रालोसपा पार्टी थी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उपेंद्र कुशवाहा। शिक्षा सुधार को लेकर बिहार में बहुत कुछ उन्होंने किया, महात्मा फूले के विचारों को लेकर उतरे थे। लेकिन जब जमीन पर उतारने की बात आई तो पटना में उन्होंने सड़कों पर मार भी खाया। केंद्रीय विद्यालयों को यहाँ स्थापित कराने को लेकर जब वो केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने प्रयास तक किया। लेकिन आज वो किस पार्टी में है आपको पता होना चाहिए। आज अपनी पार्टी का विलय उन्होंने जदयू में कर दिया है, और नीतीश कुमार जिसके खिलाफ उन्होंने सारा आंदोलन खड़ा किया था, उसके साथ मिलकर वो आज राजनीति में ट्रॉफी बने हुए हैं। तो एक्सप्लेन कर देता है बिहार की शिक्षा को। तो आप राजनीति की जब बात कर ही रहे थे, तो मेरा ये कहना है कि इतने साल से 15 साल से नीतीश कुमार है बिहार में, तो बिहार में हाँ 17 साल, तो ऐसा कहा जाता है कि बिहार में जब बच्चा पैदा होता है तब से राजनीति करना शुरू करता है। तो क्या अभी तक कोई नेता मिला नहीं ऐसा बिहार को? क्योंकि अगर पूरे देश में कहीं भी जाते तो लोग का ये कहना है कि बिहारी को या तो उसका जनरल नॉलेज अच्छा होता है या उसका राजनीति अच्छा होता है। नहीं, मैथ भी अच्छा होती है, हमारा मैथ बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो मिला नहीं ऐसा। नहीं, बहुत लोग मिले, क्योंकि इतने युवा है, बड़े बड़े लीडर जो भी युवा है, पर फिर भी अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। देखिए, अगर अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते कोई बार बार सरकार बदल देगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते कोई व्यक्ति 17-18 साल मुख्यमंत्री बना रहेगा, और ये वो जानते हुए कि बिहार की शिक्षा के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं सीधा किसी एक व्यक्ति को बोल रहा हूँ, मैं घुमाकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसी के लिए जाना चाहता हूँ। नीतीश कुमार 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो मैं किसी और को क्यों पकड़ूं? मेरा तो गुनहगार नीतीश कुमार है ना। अगर उन्होंने बिहार की शिक्षा को नहीं बदला है तो ये उनकी गलती है, उन्हें आके जस्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन वो इन जब चर्चाओं में क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि अगर हमारे जैसे पढ़े लिखे व्यक्तियों के सामने, जो बाहर काम कर रहे हैं उनके सामने वो चर्चा करने बैठेंगे तो वो हार जाएंगे। इसीलिए वो चुनते हैं क्या? वो चुनते हैं उन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है, और जाकर उनको समझाते हैं कि देखिए वो गलत कर रहा है, जाति वाला, वो जाति वाला गलत कर रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये हो रहा है, लव कुश हो रहा है, MY समीकरण, ये सारी चीजें जानते हैं, जबरदस्ती परोस दी जाती हैं। और जो व्यक्ति जिसे शिक्षा के लिए लड़ना चाहिए अपने बच्चे के, वो अपनी जाति के लिए लड़ने लगता है, और अंततः सरकारें फिर वही बन जाती हैं जो बिहार के लिए कुछ आज तक नहीं कर पाई। सच्चाई यही है। जो आप बोल रहे थे कि बाहर जाने वाले जो लोग बाहर प्रवासी हो जाते हैं, एक चीज ना, ये हम ना फर्स्ट टाइम जब बिहार से जब बाहर गए थे तो एक चीज देखा, हर शहर में एक ना लेबर चौक होता है, और वहाँ पे ज्यादातर लोग ना बिहार से होते हैं। इसका ये तो ये हमारे लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए। वी आर द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ मैन फोर्स इन वर्ल्ड। हम दुनिया भर में सबसे ज्यादा लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। आप किसी भी देश का सबसे बड़ी पूंजी क्या कहते हैं? बिहार में ना तो समुद्र है, ना तो हमारे पास कोई नेचुरल रिसोर्सेस का खदान है, बगल में झारखंड बट गया, हमें कुछ नहीं मिला। हमारे पास जानते हैं क्या है? कोसी का अभिशाप, हर साल 22 जिलों में बाढ़ आ जाती है, ये फिक्स है, ये नहीं बदलता है। तो आप समझ रहे हैं ना, तो वो लोग कहाँ पलायन करेंगे? वो उनके लिए वहां पे काम नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, हर साल घर उसका बह जाता है, वो क्या करेगा? वो इस देश का नागरिक है, वो मजबूरी में अपने घर को पालने के लिए बाहर जाता है। और बाहर जाकर आप जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मॉल सब देख रहे हैं, किसने बनाया है? देखिए, दो बात समझ लीजिए। एक, उसकी पहली ईंट किसी बिहारी ने रखी है, और उसकी आखिरी जो ईंट रखी होगी किसी इंजीनियर ने, वो भी बिहारी होगा। और जिस दिन फीता काटने के लिए बड़े किसी IAS ऑफिसर को बुलाया गया होगा ना, वो भी बिहारी होगा। और कहीं भीड़ में अगर खड़ा होकर कोई हाथ हिला रहा होगा ऑटोग्राफ देने के लिए, कोई बड़ा कलाकार, वो भी बिहारी होगा। तो हम हर जगह हैं, और ये हमारी कमी नहीं है। ठीक है, हमारे शिक्षा व्यवस्था में कमी है, तो क्या वो हमें रोक पा रही है क्या? मेट्रो से लेकर हर जगह जो, हाँ, हम में कमियां हैं। यहाँ से बाहर जाएंगे, हम बाहर के जो कल्चर है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम बाहर जाके गुटखा खा के अगर सड़कों पे थूकेंगे तो हम बिहारी कहे जाएंगे। बिहारी अच्छे वाले बिहारी नहीं, वो बिहारी जो कि एक स्लैंग बन गया था बहुत पहले, जो रिपीट से लोग कर रहे हैं। अगर हम गलतियां करेंगे तो उसकी सजा तो मतलब हर जगह है ना।
और अगर कोई मतलब दूसरे राज्य के लोग भी अगर थोड़ा सा भी कुछ गलती करे तो मतलब बिहारी है। ये भी चीजें हल्की हैं। अगर उनके कोई कैब ड्राइवर हरियाणा में कैब चला रहा होगा, कोई जाट, और पीछे बैठा हुआ कोई अगर बड़ा बिजनेसमैन बिहारी होगा, उतरने के बाद 500 रुपए का तो देगा, तो वो लेगा नहीं क्या? बिल्कुल लेगा। ये कहने की बात है कि अब वो जब अपना घर बनाने जाएगा तो वो लेबर खोजेगा, तो लेबर ये नहीं पूछेगा वो कि कौन हो तुम, लेकिन वो यही जरूर कहेगा कि बिहारी हो। स्टिग्मा है, स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइपिंग हर जगह होता है। हर काले व्यक्ति को हम अफ्रीकन ही मानते हैं, लेकिन क्या सच्चाई यही है? पर अब जब आप बोल रहे थे कि बिहार के पास अभी समुद्र नहीं है, ये नहीं है, पर जो गुप्त एम्पायर जो जब बोला जाता है उनके इतिहास में, तो तब हम लोग सोने की चिड़िया कहे जाते थे और वो बिहार की देन था। तब भी तो नहीं था बिहार के पास, तब भी कुछ नहीं था। बिहार ने हर बार देश को, चाहे औद्योगिक क्रांति हो, कृषि क्रांति हो, राजनीतिक क्रांति हो, चाहे जेपी आंदोलन रहा हो, या कोई भी आने वाली क्रांति होगी, आप याद रखिए मेरी बातों को, वो बिहार से ही होगा, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा इंसानी ताकत है। हम अगर चाह लेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज बिहार के कई इलाकों में जहां कृषि करने लायक नहीं है जमीन, वहां कृषि हो रही है, लोग कर रहे हैं। तो ये हमारी इच्छा शक्ति है ना। दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ के जगह बना दिया, सड़क बना दिया, किसी ने हेल्प किया था क्या? तो ये हमारी देन है ना। ठीक है, गुप्त एम्पायर था, मगध एम्पायर था, अशोक हमारे यहाँ के हैं, चाणक्य हमारे यहाँ के हैं, गौतम बुद्ध हमारे यहाँ के हैं, बड़े बड़े मतलब जो स्कॉलर्स न मानते हैं वो हमारे यहाँ के। तो ठीक है ना, हम कॉन्ट्रास्टिंग है। गंगा जमुनी तहजीब हो या सब कुछ हो, ये तो मिलने से ही बनता है ना। जहां हम सबसे ज्यादा लेबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस देश को, वो भी तो किसी को करना था। वो बाहर से आते क्या? वो बांग्लादेश से आते, पाकिस्तान से लाते, अब कहां से लेबर्स लाते? वो भी यहीं से। हाँ, ये दुख जरूर है कि इस देश में सबसे ज्यादा लेबर्स हमारे यहाँ से ही आ रहे हैं। ये भी अपने आप में एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ से पढ़े लिखे लोग होते तो वो और अच्छा काम कर पाते। लेकिन चलिए, मैं कह रहा हूं कि बदलाव आता है कहीं ना कहीं से। आज आपने एक शुरुआत की, आपने सवाल तो पूछ दिया ना। आप जैसे युवा जब सवाल पूछने लगेंगे तो बदलाव आएगा। हाँ, यही दिक्कत ये हो रहा है ना कि हमारे यहाँ के युवा को पता ही नहीं कि हम लोग क्या थे। अगर आप जैसे कि रामायण में दिखाया है कि हनुमान जी अपना ताकत भूल गए थे, अगर जिस दिन सारे बिहारी को ये पता हो जाए कि हम लोग ये इसके लिए तो थे ही नहीं, हम लोग तो हमेशा देश का सोचते थे, विश्व गुरु बनाना हो या अखंड भारत बनाना, वो बिहार का देन है। तो ये तो हम जो अभी जो कर रहे हैं वो है ही नहीं। बात ये भी है कि हम लोग 2-3 दिन पहले ना ग्रुप बना के, ऐसे क्लब हाउस होता है, वहाँ पे ना हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बिहार के बारे में। तो वहाँ पे ना कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि बिहार कभी चेंज हो सकता है, कि बिहार जो भी है जिस हाल में हम लोग देख रहे हैं वो चीज़ कि हाँ जो पहले था वो भी नहीं है। ये धीरे धीरे बदलना होगा और बदलना युवा को ही होगा, पर ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि हाँ कभी बदल सकता है। इसको किस नज़र से आप देखेंगे कि हाँ कभी बदल सकता है ऐसा? I think in this conversation with this last line, जो ये सोच रहे हैं कि बिहार बदल नहीं रहा है, वो शायद बिहार को समझ नहीं रहे हैं। बहुत तेजी से बदल रहे हैं हम। आप समझिए कि जो विश्व की ज्ञान की राजधानी थी, उससे वो सब कुछ छीन लिया गया। मुगलों ने जब हमला किया, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि जिन मुगलों ने हम पर हमला किया वो हमारे होकर रह गए, वो हमारे यहाँ ही रह गए, हमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमारी संस्कृति, हमारा जो एक पूरा सोच है उसका हिस्सा न है। हम इंक्लूसिव हैं, हम समावेश की बात करते हैं, हम सभी को साथ लेके चलने की बात करते हैं। और शायद इस वजह से देखिए, जो जिस गाड़ी में 10 लोगों की कैपेसिटी हो और 50 लोग बैठे हुए हो तो थोड़ी स्लो तो चलेगी ना। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वो गाड़ी अंतिम जो मुकाम है वहां तक नहीं पहुंचेगी, तो ये आपकी गलती है। हमें अच्छे पॉलिटिशियंस चाहिए, हमें अच्छे पॉलिसी मेकर्स चाहिए, हमें अच्छे लॉ इन्फोर्सर्स चाहिए जो कानून को बनाए सही तरीके से, कानून को इम्प्लीमेंट सही तरीके से करें और लागू कराने के लिए इच्छा शक्ति रखें। तब जाके हम बदलाव कर पाएंगे। आई थिंक दिस शुड कंक्लूड आवर कन्वर्सेशन। तो सर, आप किसी को देख रहे हैं ऐसे कि कोई है अभी इस टाइप का जो सही नेता हो सकते हमारे बिहार के लिए? बहुत सारे नाम है। चूंकि तेजस्वी यादव पर सबसे ज्यादा आरोप बड़ा लगता है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है उस सेंस में। लेकिन हमारे पास चिराग पासवान है, कालांतर में हमारे पास पुष्पम प्रिया चौधरी आई थी,
अशोक चौधरी हैं जो कि पढ़े लिखे नेता हैं, कई और नेता हैं, मैं नाम लेके किसी को हल्का बड़ा नहीं करना चाहता। बहुत लोग हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। इस जस्ट कि जो बिहार का पॉलिटिक्स है वो इतना पॉल्यूटेड है कि इससे एक साफ मछली निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। कभी दर्शकों को कहूंगा कि बिहार के बारे में जानिए, ये मेरे कह देने से नहीं होगा। आप बिहार आइए, एक्सप्लोर कीजिए। बिहार में हमारे पास देखिए, हमने नया मरीन ड्राइव बनाया है, बहुत सुंदर है वो शायद मुझे लगता है कि बंगाल और महाराष्ट्र के बाद ये एक देखने वाली चीज है। फिर राजगीर जू सफारी है। आप नालंदा जाइए, मैं आग्रह करूंगा उन लोगों से जिन्हें खासतौर पे इस बात पे शक है कि बिहार में पढ़ाई कैसी थी, वो आए नालंदा और वो देखें उन खंडहरों को, और अगर रूह नहीं कांप जाएगी तो वो फिर वो बताएं, वो जाएं अपने जगहों पर, वो मंदिरों को देखें, मठों को देखें, बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स को देखें, और वो बिहार आके नालंदा को केवल एक बार देख लें, उनको रियलाइज हो जाएगा कि हमने क्या खोया है। और आज भी हम सर्वाइव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।